नमस्कार। रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मेरे साथ जो शख्स हैं वो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हमारे पत्रकारिता जगत में काफी सीनियर हैं। तो साथ ही साथ ये भी मैं कहूंगी कि उनको राजनीति की भी काफी परख है। और जो उनका जर्नलिज्म है वो रिसर्च वाला भी होता है और खोजी पत्रकारिता भी है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कुमार श्रीकांत जी। और सबसे पहले तो बधाइयां आपको, जो सत्य परख भारत जो आपने चल रहा था न्यूज चैनल, एक बार फिर से एक नए रूप के साथ आप आए हैं, तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं ये बोलूंगी कि लोकसभा चुनाव 2024 जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत गहमा गहमी मची हुई है। कहीं दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो आप पार्टी में अफरा तफरी है। और साथ ही साथ मैं बात करूं इंडी गठबंधन की, तो अब छोटी मोटी जनसभाएं देखने को मिल रही है, वरना ये लोग तो जो था ईडी और इनकम टैक्स के पीछे भाग रहे थे। और एक तरफ है नरेंद्र मोदी जी जो अपना जो है जनसभाएं करते चले जा रहे हैं और लोगों को अपनी जो योजनाएं हैं उसके बारे में बताते जा रहे हैं। और पिछले 10 साल और आने वाले, आपने देखा कि किस प्रकार से 2047 की वो बात कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो आपके चश्मे की नजर से लोकसभा चुनाव 2024 जो 400 पार चल रहा है, आपकी नजर में क्या लगता है? देखिए, मुझे मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी अब पूरी तरीके से ये सारा चुनाव नरेंद्र मोदी ने दो धड़ों में बांट दिया है। और ये 2014 के बाद मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर दो धड़ों में पूरा चुनाव हो चुका है। एक जो मोदी के साथ हैं, यानी कि जो मोदी को एज ए पीएम देखना चाहते हैं, और दूसरे जो मोदी के धुर विरोधी हैं, यानी कि मोदी से इतर चाहते हैं कि सारी चीजें हों। अब देखिए, इसमें स्विंग वोटर्स होते थे जो 2014 में भी हमने देखे, लेकिन 2019 में वो स्विंग वोटर्स जो हैं उनमें भी दो फाड़ हो गया। आपको पता है, शैडो कल्पिट और शैडो विपक्ष के तौर पर आपने देखा जो स्विंगर्स थे वो भी सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ आकर खड़े हो गए थे। अब सबसे बड़ी बात है कि देखिए, वोट 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 प्रतिशत को अगर आप समझे टेक्निकल तौर पे, तो हमेशा वोट दो चीजों पर पड़ता है। एक, आप किसको पीएम बनाना चाहते हैं, और एक, आप किसको सत्ता से दूर रखना चाहते हैं। ठीक। लेकिन नरेंद्र मोदी को जो वोट पड़ रहा है वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए पड़ रहा है, और नरेंद्र मोदी को जो वोट नहीं पड़ रहा है वो इसलिए नहीं पड़ रहा है कि वो नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं देखना चाहते। जैसे उत्तर प्रदेश नहीं, मैं पूरे भारत में बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, और मैं इससे बड़ी ना इत्तेफाकी रखता हूं डेटा के हिसाब से। आप बीजेपी या एनडीए कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे लगता है कि जो अकलियत का वोट है, यानी कि जो मुसलमानों का वोट है, वो बीजेपी को मिलेगा नहीं। ईसाइयों का जो वोट है वो बीजेपी के पास कभी भी नहीं आएगा। वो बात अलग है कि केरल में वो सारी चीजें हम अभी एक तरीके से उससे भी बेहतर होते हुए देख रहे हैं। यानी कि एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी पार्टी में आ चुके हैं। एक बड़ी सीट उनके पास है, कहा जा रहा है कि वो चुनाव निकाल लेंगे। दूसरी तरीके से आप समझिए, सिखों का वोट पंजाब को छोड़कर बाकी सभी जगह बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन पंजाब में इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भी जो जट सिख हैं उनका वोट बीजेपी के साथ नहीं है। ठीक है। और दूसरा, अगर आप इस केरला के ईसाइयों को छोड़ दिया जाए तो एक बड़ा चंक 10 से 12%, 100% नहीं, अभी भी समझिए। क्योंकि एक बड़ी पार्टी जो केरला में ईसाइयों को लेकर काम करती थी, जिसके 4 बार विधायक रहे, और एक अलग से उनका दल था, उन्होंने एनडीए के साथ गठजोड़ किया है। देखिए, और मुझे जहां तक लगता है, शायद मेरी इस बात से आप ना इत्तेफाकी रखें, और सबको अपना दृष्टिकोण अपनी बात करने का अब पूरा हक है। मुझे जहां तक लगता है बीजेपी कख कर जाए, कुछ भी कर जाए, लेकिन अकलियत का वोट, या फिर आप ईसाइयों का वोट, या फिर जट सिखों का वोट बीजेपी को मिलने वाला नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप माइनॉरिटीज में कहें, जो वास्तविक माइनॉरिटी हैं जिनकी बात अगर आप बौद्धों को कहें, और बौद्धों के साथ पारसियों को कहें, तो वो बीजेपी के साथ एक मुश्त खड़ा है। दूसरा, ये जो जातीय समीकरण है या फिर धार्मिक समीकरण है, बीजेपी उनको पाटने काटने और छाटने का काम कर रही है। अगर इस्लामिक वोट बैंक को देखा जाए तो लगातार 1947 से लेकर 2024 तक वो कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो, और मेरे एक मित्र हैं रूबिका लियाकत, उनका एक इंटरव्यू मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा। आपने जी। देखा होगा कि रूबिका एक मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र पड़ता है, वहां जाकर वो इंटरव्यू कर रही थी।
और वहां पर बड़ी संख्या में युवक थे। और उन्होंने कहा कि जी क्या आपको सड़क मिली? उन्होंने कहा हाँ। क्या आपको सुरक्षा मिली? उसने कहा हाँ। क्या आपको अनाज मिला? उसने कहा हाँ। क्या आपको तमाम सुख सुविधाएं मिली? उन्होंने कहा हाँ। लेकिन आप क्या नरेंद्र मोदी को वोट देंगे? उन्होंने कहा नहीं। तो यानी कि नहीं। आप समझिए कि वो जी व्यक्ति, उसके पास नरेंद्र मोदी जो सप्लाई कर रहे हैं खाद्यान्न, यानी कि जो राशन सप्लाई कर रहे हैं, वो उसके पास मौजूद है, उसका बोरा, यानी कि उसका एसेट्स उनके पास मौजूद है, सारी चीजें उनके पास मौजूद मौजूद है। आज ये समझिए उत्तर प्रदेश में जितने मकान बनाए गए, उस मकान में से 30 से 35% तक जो अकलियत है उत्तर प्रदेश की, यानी कि जो मुसलमान हैं, उनके पास उनके घरों की छत बनी, यानी कि उनको सबसे बड़ा उसका एक हिस्सा मिला, उनके घरों पे छत आई। लेकिन फिर भी वो बीजेपी के साथ नहीं है। कुछ पसमानदा मुसलमान, वो बात अलग है कि वो बीजेपी के साथ आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा चंक नहीं मुझे दिखाई देता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या 24 के चुनाव में बीजेपी कोई बड़ा गेम चेंज कर पाएगी। देखिए, तमाम विरोधी पार्टियां, ये वो पार्टियां को पता है कि अकलियत का वोट, यानी कि मुसलमानों का वोट, उनको छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। वो जी हिंदू वोट बैंक में बहुत बड़ा एक तरीके से चंक चाहती हैं, भले उसको आप समझिए कि जातिगत हिसाब से बांटे, या फिर अलग अलग तरीके से उसको डाइवर्ट या फिर करने की कोशिश करे। लेकिन बीजेपी का सारा खेल ये है कि सभी जातियों को वो लाभ भी दे, सभी जातियों की बात भी करे, और सभी जातियों को एज ए हिंदू ट्रीट करे। इसमें जी कोई दो राय नहीं। आप समझिए 27 मंत्री अगर ओबीसी समुदाय के हैं, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी की बात अगर बीजेपी कह रही है, और बीजेपी वैसे लोगों को टिकट भी दे रही है। अगर आप अभी तक के टिकटों को देखेंगे, तो सबसे ज्यादा ओबीसी लोगों को टिकट दिया है बीजेपी ने। अपर कास्ट को जी उतने टिकट नहीं मिले हैं। उसको लेकर यूपी और तमाम यूपी से संबंधित जो राज्य हैं, वहां पर ये हवा चलाई जा रही है, ये नेरेटिव चलाया जा रहा है किस तरीके से जो ठाकुर हैं वो बीजेपी से नाराज हैं, वो बीजेपी से अलग चाहते हैं। लेकिन आपको पता होगा 2004 का ऐसा समय जब बीजेपी बहुत बुरे समय में थी, या 2009 जब बीजेपी अपने हाशिए पर पहुंच गई थी, तब भी हर एक वोट बैंक उसको छोड़कर चला गया था। लेकिन जो राजपूत वोट बैंक है, यानी कि जो ठाकुर है, वो बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं गए थे। तो ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी जातीय समीकरणों को भी साध रही है। वो कास्ट कॉम्बिनेशन के साथ साथ किसको क्या देना है, कितना देना है, ये सारी चीजें बीजेपी बेहतर कर रही है। मुझे लगता है बीजेपी का अपर हैंड उसको फायदा पहुंचाएगा। दूसरी बात ये देखिए कि बहुत सारे जो पार्टी के लोग हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, वो दल बदल के ये बीजेपी में आ रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा राजस्थान के बाड़मेर से एक रविंद्र भाटी हैं, जिन्होंने अभी नामांकन किया था, तो वो ऐसा लग रहा था कि हजारों की भीड़ में, बल्कि संख्या देख के ऐसा लग रहा था कि किस प्रकार की भीड़ इनके साथ में है। तो इस टाइप के लोगों का भी थोड़ा बहुत खामियाजा इनको उठाना पड़ेगा क्या? देखिए, जहां तक भाटी की बात है, भाटी ने जब विधानसभा चुनाव लड़ा था, वो एबीवीपी का कार्यकर्ता था। भाजयुमो जी भाजयुमो में सक्रिय उसने काम किया है। राजस्थान और सेंट्रल की इकाई में उस लड़के ने अच्छा काम किया। और वो टिकट की गुहार लगाता रहा, टिकट उसको मिला नहीं। वो निर्दलीय जी लड़ा, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर उसने बोला कि इस बार मुझे जिता दीजिए, सेकेंड टर्म, यानी कि दोबारा मैं चुनाव लड़ने की बात ही नहीं करूंगा, मैं विधानसभा छोड़कर लोकसभा के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, ये समझिए। लेकिन फिर भी वो जी जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। तो क्या वो जो मतदाता हैं, उनको उसकी पुरानी कसम या वादा उन लोगों को याद नहीं आया, या वो उसके बारे में नहीं सोच रहे? जाहिर सी बात है सोच रहे। और दूसरी चीज, मैं जहां तक देखता हूँ राजनीति में ना, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने शत्रुओं को किस तरीके से पॉलिटिकल एसोसिनेशन करते हैं, यानी कि उनको चुनाव लड़ने के लिए तैयार करते हैं, धाड़ी गाड़ी घोड़ा पैसा देते हैं। वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर लेता है, वो देखता है कि मेरे साथ पूरा जन समुदाय है, वो नॉमिनेशन कर लेता है। लेकिन जब नॉमिनेशन वापस करने की डेट जब चली जाती है, तब वो व्यक्ति जो उसको चुनाव लड़वाने की कोशिश कर रहे थे, वो एक तरीके से उससे अपना हाथ हटा लेते हैं। यानी कि उसको औंधे मुंह गिराने के लिए, उसका राजनीतिक वध करने के लिए, एसेसिनेशन करने के लिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाटी जी का पॉलिटिकल एसेसिनेशन हो जाता है। दूसरा, देखिए, इसी न्यूज रूम में बैठकर, टीवी कैमरे के सामने बैठकर
हम लोग बड़ा समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा धुरंधर है, लेकिन जमीन पर आप जाकर देखिए उसको 5,000 वोट भी नहीं मिल रहा होता। बहुत बार मीडिया बहुत जब किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा खिलंदर बता देती है कि ये साहब ये जीत रहा है, ये इतना बेहतर करेगा, इसके सामने कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं है और ब्ला ब्ला हम बातें करते हैं। लेकिन जब आप जमीन पर जाकर देखेंगे तो आपको पता चलता है कि साहब वो व्यक्ति, मीडिया ने जो उसका हाइप बनाया वो अलग है, लेकिन जमीन पर वो व्यक्ति इस लायक नहीं है। आप समझ रहे हैं? यानी कि मीडिया के जी बताने, मीडिया के करने से जीता नहीं होती है, जमीन पर भी वो व्यक्ति इस लायक होना चाहिए। दूसरी चीज, आप समझिए, कोई भी व्यक्ति अपना वोट बेकार नहीं करता है, जीतते हुए घोड़े पे सब दांव लगाते हैं। और आम जनता, जो सुधी जनता है, जो समझदार जनता है, वो कभी भी ऐसे प्रत्याशी को अपना वोट नहीं देगी जो जीत नहीं रहा हो। मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उन्होंने भाटी साहब को जिता दिया, क्या भाटी साहब बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के, और इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, मैं कहता हूं हम्म 273 ही सही, 273 सीटें कम से कम आएंगी, मैं कह नहीं रहा हूं जी 400 और 370। तो जी भाटी साहब एक लोकसभा सीट पकड़ के क्या अपने यहाँ का विकास करवा लेंगे? क्या जनता इन सारी चीजों को नहीं समझ रही है? जनता इन सारी बातों को नहीं समझती? तो मुझे लगता है कि ये मीडिया के द्वारा तैयार किया एक बबल है जो बहुत जल्दी टूटेगा। और अगर आप देखिए राजस्थान का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, और दूसरी चीज मैं तो इस बात को भी कहूंगा, राजस्थान हमेशा चुनावी तौर पर, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है, फील्ड की रिपोर्टिंग की है, मुख्यमंत्री और विधानसभा लोकसभा सबकी को लेकर मैंने चुनाव में कवरेज किया है। राजस्थान हमेशा, ऑलवेज राजस्थान का इतिहास रहा है कि वो हमेशा बता देता था वो किसको वोट दे रहा है, कौन सत्ता में आ रहा है। लेकिन पिछले 2 साल से अगर आप राजस्थान को देखेंगे और समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान सबसे ज्यादा अब पेट में बात रख रहा है। फलौदी सट्टा बाजार कह रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, फलौदी सट्टा बाजार जो है वो कह रहा था कांग्रेस जीतेगी। जयपुर सट्टा बाजार बीजेपी को 145 पहुंचा रहा था। ठीक, क्या बीजेपी 145 पहुंची? नहीं। क्या कांग्रेस जीती? नहीं। जो भीतर घात किया वसुंधरा ने वो बात अलग है, लेकिन आप ये समझिए कि आज राजस्थान का जनमानस, राजस्थान का वोट प्रतिशत देखना और या वो राजस्थानी किस तरीके से वोट करेंगे, ये बड़ा मुश्किल है, असंभव है प्रिडिक्शन करना। और इस समय तो बड़ा असंभव सी चीज मुझे लगती है। हाँ, राजस्थान में जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने अपना पीक अचीव किया था, यानी कि 25 से 25 सीटें अचीव की थी। ये मैं मान सकता हूं कि एक दो सीटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि 5 सीटों का नुकसान होगा। बीजेपी जितना अचीव कर चुकी है, हिंदी पट्टी जो राज्य है या काउलैंड जिसे आप कहते हैं, वहां पर जो बीजेपी अचीव कर चुकी है और जो उसको डैमेज होगा, 62 पिछली बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास थे और दो उनके सहयोगी दल थे उनके पास। बीजेपी टोटल मिला के 75 और 76 से ज्यादा इस बार एनडीए ला रहा है उत्तर प्रदेश में। तो जो अगर माइनस जी भी होगा 2-3, तो बीजेपी उसको रिकवर रिकवर कर लेगी। अब बीजेपी उसे रिकवर कर भी नहीं करती है तो जितना बड़े तौर पर कॉन्कर कर रही है बीजेपी पूरे साउथ में, तमिलनाडु में, केरला में, आंध्र प्रदेश में मैं नहीं कह सकता हूं, आंध्र प्रदेश में बीजेपी हद से हद 1 या 2 सीटें निकाल पाएगी, वो भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन तेलंगाना में बीजेपी 6 सीटों के ऊपर जा रही है। और आप समझिए तमिलनाडु में बीजेपी इतना बेहतर कर रही है, 6-7 सीटों के ऊपर पहुंच सकती है, एनडीए 10+ जा रहा है। केरला में बीजेपी खाता खोल रही है, 2 लोकसभा सीटें निकाल रही है, लक्षद्वीप बीजेपी के पास आ रहा है। आप ये समझिए कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है, 25 सीटें, 22 से 25 सीटें निकाल रही है। उड़ीसा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी निकल रही है। तो बीजेपी का जो लॉस होगा वो रिकवर कर रही है। सबसे ज्यादा सीटें एनडीए अगर कहीं निकालेगा अप्रत्याशित, तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में जो भी क्या राजनीति बात। है, जोड़ तोड़ की राजनीति हुई है। तो देखिए सब कुछ इजी है, लेकिन ये मुझे लगता है बीजेपी सारा फोकस इस बात पे नहीं है। उसका फोकस ये है किस तरीके से लोगों को घर के बाहर निकलवाया जाए, वोट डलवाया जाए। बीजेपी वोट जी डलवाने के पीछे सारा गेम प्लान कर रही है मुझे लगता है। जी और अक्सर अब देख रहे हैं कि जिला प्रशासन भी वैसे ही एक्टिव हो जाता है। और साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी एनजीओज को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है कि लोगों को अवेयर किया जाए और जितना हो सके लोग वोट दें। इस समय अगर मैं बात करूं, अब एक अच्छा तरीका हो गया है इलेक्शन कमीशन का, जो ओल्ड एज है वो घर से ही वोट दे दे, जो हैंडीकैप्ड है उनको भी लाने ले जाने की व्यवस्था
और इसके अलावा जो बैलेट पेपर पर जो वोटिंग पड़ेगा उसका भी अरेंजमेंट कर रखा है। कुल मिलाकर ये कहें जो न्यू कमर है उनको भी जागरूक करने के लिए बहुत सारा प्रोग्राम और लोगों को एक दूसरे के बीच में वो संवाद का कार्यक्रम भी स्वयं जिला प्रशासन और गवर्नमेंट कर रही है, तो ये अच्छी बात है। एक चीज और है कि बीजेपी का ये कहना है, नरेंद्र मोदी जी का भी, कि भाई राम मंदिर जो है वो बीजेपी का मुद्दा नहीं है, लेकिन 22 जनवरी को जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा हुई, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, तो क्या लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा पब्लिक के ऊपर? ये मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, बहुत बार अंडर करंट जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो हम कहते हैं साहब ये तो अंडर करंट था, हमको पता नहीं था। लेकिन मुझे जहां तक लगता है इस वक्त 2024 में जो अंडर करंट है बीजेपी का, वो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा, बिगेस्ट अंडर करंट का मुद्दा जो है वो राम मंदिर है। जब 4 जून को हमें पता चलेगा और हम अब ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अंडर करंट अगर कोई है तो वो राम मंदिर है। और दूसरी चीज, आप कह रही कि बीजेपी के ये कोर इश्यूज में नहीं था। बीजेपी हमेशा इसको लेकर राजनीति कर रही है, राम मंदिर को लेकर उसके मैनिफेस्टो में था। मुझे लगता है बीजेपी 2024 के बाद 2 मेजर चीजों को अपने मैनिफेस्टो में डालेगी। एक, और दोनों यूपी से संबंधित है, एक मथुरा और एक काशी विश्वनाथ का इशू। काशी। मुझे लगता है बीजेपी इस पर भी काम कर रही है और इसके निहितार्थ में निकालेगी। क्योंकि देखिए, कोर्स एक्शन अलग होता है लेकिन कोर्स का प्रोपोगेशन अलग होता है। तो मुझे लगता है बीजेपी समझ चुकी है कि अगर लगातार सत्ता में रहना, सत्ता को बांधे रखना और सत्ता में लगातार अब भागीदारी चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे इश्यूज से खुद को जोड़कर। बिल्कुल। और जहां तक बात करें कि 22 जनवरी को जनता ने ये कह दिया था कि भैया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जनता ने एक तरफा ये कह दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के प्रॉब्लम होती है। जैसे कि राम मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो अदर पार्टीज इसलिए नहीं गई कि भैया हमारी पार्टी का अपमान है, वो बीजेपी का कार्यक्रम है। फिलहाल अगर मैं बात करूं कि कार्यक्रम तो बीजेपी का नहीं था, क्योंकि उसमें सारे नेता इन्वॉल्व नहीं थे, वहां गए नहीं थे। और क्योंकि वो यूपी गवर्नमेंट का था और मंदिर ट्रस्ट वालों ने सबको इनवाइट किया था, तो आपकी इच्छा आप आए या ना आए, क्योंकि पहले इनविटेशन के पहले इन लोग ने माकौल बनाया कि बुला नहीं रहे हैं, उसके बाद जब बुलाना शुरू कर दिया तो ये फंस गए कि भैया अगर गए तो इंडी गठबंधन से क्या हो कहेंगे आप। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ा मुझे लगता है कि आपने मतलब मुझे लगता है सबसे बड़ा सेटबैक कांग्रेस के लिए ये है कि इसमें एक और चीज समझिए। देखिए, जब आप अपनी राजनीति को आउटसोर्स कर लेते अपने इंटेलेक्चुअल्स वर्क को आउटसोर्स कर लेते, तो ऐसे ही नतीजे निकलते हैं। कांग्रेस ने 70 और 80 के दशक के बाद और खास तौर से 92 के बाद, 90 के बाद राम से एक तरीके का शत्रुबोध उनके मन में आ गया। और अब 2015 के बाद की जो कांग्रेस है वो पूरी लेफ्ट की आइडियोलॉजी को लेकर काम करती है। कांग्रेस में क्या होगा क्या नहीं होगा ये जेएनयू के कुछ लड़के डिसाइड करते हैं। मैं भी वहीं से हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जेएनयू के कुछ लड़के डिसाइड करते हैं, सीताराम येचुरी इस सारी चीजों को डिसाइड करते हैं। तो कांग्रेस की विचारधारा कहाँ गई? मुझे लगता है अगर पुराने कांग्रेसी होंगे, मोतीलाल वोरा की चल रही होती या पुराने कांग्रेसियों की चल रही होती, जनार्दन द्विवेदी की चल रही होती, तो कांग्रेस ना केवल इसमें सम्मिलित होती, पूरे देश में इस पूरे प्रोग्राम को मनाती भी। आप समझ रहे? बिल्कुल। लेकिन जब आप अपनी विचारधारा और अपना सारा काम आउटसोर्स कर लेंगे तो मुझे लगता है कि सारी चीजें आपकी बर्बाद हो जाएंगी, किसी काम की नहीं रहेंगी। और ये आप इस वक्त देख रहे हैं कांग्रेस में। तो मुझे लगता है कि पैर पे एक होता है पैर पे कुल्हाड़ी मारना और एक पैर कुल्हाड़ी पे दे मारना। विपक्ष ने जो ये स्टेप लिया है अपने पैर को कुल्हाड़ी पे दे मारा, इसका खामियाजा, इसका नतीजा मुझे लगता है 24 के चुनाव में उनके सामने। और उनके बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं। राहुल गांधी की कोठरी में, उनके उनके छोटे वाले रूम में, जो उनका रूम है जिसमें बैठकर वो विचारधारा बनाते हैं कैसे पार्टी क्या बोलेगी, उसमें केवल वही लोग बैठे हैं जो जेएनयू से पास आउट हैं, जो बेरोजगार हैं। जी। एक बेरोजगार कुछ बेरोजगारों के साथ बैठा है और बेरोजगारी दूर करने के वो उपाय ढूंढ रहा है। ये कितना हास्यास्पद है, कितना व्यंग्यकर है। और मुझे लगता है इस पर क्या कहा जा सकता है। जी, और कई बार सोचने में ये लगता है कि भैया इनकी स्क्रिप्ट लिखता कौन है। खैर, 2024 के बारे में जो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते एक सबसे मेन सवाल है, क्योंकि
प्रथम चरण का यहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव जो है वो मतदान 19 तारीख को है। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, और साथ ही साथ मैं अगर बात करूं सत्य परख भारत के जो भी ऑडियंस आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूंगा, आप निकलिए, वोट दीजिए। आप मोदी के विरोध में वोट दीजिए या मोदी के सपोर्ट में वोट दीजिए, जिस जी। जिस मुद्दे पर भी वोट दीजिए, लेकिन कम से कम नेता ऐसा चुनिए जो अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, जिस तरीके से इजराइल और ईरान अब लड़ रहे हैं, जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, ऐसा फेस चुनिए जो आपको इन तमाम विपदाओं और दिक्कतों से निकाल पाए। कोविड में आप सोच भी नहीं सकते कि कोविड में जो कुछ आपने झेला, उससे 100 गुना ज्यादा आपको झेलना पड़ता अगर अच्छा प्रधानमंत्री आपके पास नहीं होता। आप सोच नहीं सकते कि कांग्रेस आपको कितना रुला देती, आप कितना परेशान हो जाते, कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते। युवाओं के खास तौर से कहना चाहूंगा कि आप नौकरी अगर दिमाग में रखकर वोट देंगे तो मुझे लगता है कि फिर आप नौकर बनना चाहते हैं। अगर आप दूसरों को नौकरी देना चाहते हैं, दूसरों को व्यवसाय आरंभ करवाना चाहते हैं, आप एक भविष्यमुखी भारत को चाहते हैं, तो मुझे लगता है बाहर निकलिए, वोट दीजिए, सही सरकार को चुनिए। जिस भी सरकार को चुनिए, मेजोरिटी वाली सरकार को चुनिए, ताकि वो अपने डिसीजन बेहतर ले पाए और इस देश का भला हो पाए। जी। तो बहुत अच्छी जानकारी है, और खासकर जो ऑडियंस सुन रहे हैं, सबसे पहले यही है कि सारे काम छोड़ दीजिए, वोट देने जरूर जाइए। आप जिसे भी चुने, ये देखिए कि आपका आने वाला कल किस प्रकार से सुरक्षित रहता, आपके परिवार के लिए कैसे सुरक्षित रहता, साथ ही साथ आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, आप जिस देश में रह रहे हैं, वो कैसे विकास करेगा। और जिस कैंडिडेट को आप चुन रहे हैं का मैनिफेस्टो जरूर पढ़िएगा। और मैं चलते चलते यही सत्य परख भारत जो कि श्रीकांत जी का है, और साथ ही साथ रेवण आप सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी करना है, और उसको शेयर भी करना है। और हम चाहेंगे कि वीकली कब, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं, फ्रीलांस जरूर करते हैं, लेकिन इसके साथ भी उनके बहुत सारे काम है, और सत्य परख भारत के एडिटर इन चीफ भी है, तो उनको सारा कुछ देखना पड़ता है। तो उनसे हम समय लेते रहेंगे। अगर कोशिश रही कि हफ्ते में 2 बार अगर वो दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो वीकली तो हम जरूर एक कार्यक्रम साथ में बनाएंगे। और साथ ही साथ बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो आपसे हमको लेनी है, वो देश की भी है, जियो पॉलिटिकल की भी है, वो भी हम आज तक छुपाई गई है, उसके बारे में भी है। और जो पत्रकारिता आजकल चल रही है लुटियर मीडिया की, उसके बारे में भी है। तो बहुत पास हम उसमें से एक एक लेटर जो है वो निकालते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण मैं जानकारी आपके देने के लिए। दर्शकों से भी ये और कहना चाहूंगा, मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को राष्ट्र हित में अलग अलग जगह पर शेयर कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप किसके साथ खड़े हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप जिसके साथ खड़े जी। हैं, क्या उसके साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है अगर आप वीडियो नहीं बना सकते, अगर आप ऑडियो क्रिएट नहीं कर सकते, अगर आप समर्थन में भारत के नहीं आ सकते, तो अगर आपके पास आवाज है तो पीछे आवाज ही लगाइए, कम से कम पीछे चिल्लाइए ही सही, पीछे सपोर्ट ही कीजिए। और मुझे लगता है कि आपके दर्शक अगर इसे सुन रहे हैं तो कम से कम वो आपके समर्थन में, देश के समर्थन में आगे आएंगे। ठीक। जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।